मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। नीतीश बाबू का दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि नीतीश बाबू एक तरफ तो बन गए हैं एडवाइज़र राहुल गांधी के, और राहुल गांधी ने उनकी एडवाइस मान के पूरे देश में कास्ट सेंसस की मांग कर डाली। और समस्या ये आ गई कि उन्होंने भी एक कोई कास्ट सेंसस पहले कर्नाटका में करवाया था जब उनकी सरकार थी, और उसके बाद जो उसके परिणाम आए तो डर के मारे उसको जारी नहीं किया। अब हमारे जो ओबीसी के मसीहा हैं, जिनकी स्वयं की जाति जो है वो पूरे बिहार में भी कोई 2 ढाई 3% से ज़्यादा नहीं है, वो यही जाति-जाति खेल-खेल के आज 15 साल से ऊपर, बल्कि अब तो उनको 18 साल हो गए हैं, 18 साल से भाई मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और अपना जो जातिवादी कार्ड जो हमेशा खेलते रहे हैं, और बीजेपी के साथ तो बहुत बढ़िया चला उनका, क्योंकि बीजेपी को वो बार-बार जब भी उनको बीजेपी को डिफेंस में लाना होता था, तो वो अपना ये ओबीसी कार्ड खेल दिया करते थे और बीजेपी डिफेंस में आ जाती थी। तो यही डिफेंस में लाके उन्होंने के साथ कर दिया कि हाँ, साहब बिहार जैसा घोर जातिवादी प्रदेश, उसमें यदि आप कहो कि हम जातिवादी की जनगणना कराएँगे, तो किसकी हिम्मत है कि मना कर सके? यही बात आपने उत्तर प्रदेश में कही तो योगी जी ने साफ मना कर दिया, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, योगी जी फिर जीत के आ गए और 2/3 से जीत के आ गए। कोई सोच ही नहीं रहा था कि 2/3 से जीत के आएँगे, बल्कि ये हमारे बीजेपी की जो सेंट्रल लीडरशिप थी उसको भी कल्पना नहीं थी। उन्होंने भी योगी जी को अंडर एस्टिमेट कर रखा था। यहाँ जो है नीतीश को आज तक पाला देने की कभी हिम्मत की नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके कारण नीतीश जो हैं वो इतने उच्छृंखल होते गए कि लगातार बीजेपी को अपनी उँगलियों पे नचाते रहे। अब जब उन्होंने फिर से पलटी मारी, अब उनको लोग कहते हैं भाई पलटू राम, तो हम उसमें तो कैसे आपत्ति कर सकते हैं, क्योंकि पलटी मारने में तो उस्ताद ही हैं। तो जब दोबारा पलटी मारी तो पहले उसके पहले जो है वो पलीता लगा आए थे जातीय जनगणना वाला। अब वो जब पलीता पहले से लगा हुआ था, बीजेपी उनके साथ पार्टनर होने के बावजूद बीजेपी कॉन्फिडेंस में लिए वगैरह-वगैरह अनाउंस कर दिए। और अनाउंस कर दिए, पहले तो कुछ किया नहीं, बाद में पलटी मारे, आगे तेजस्वी के साथ, अब तेजस्वी की क्या औकात इस मामले में कम से कम। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम जब बड़े चतुराई से हमारे पलटू राम जी चल रहे थे, साथ में उनको ये लगा कि अब मामला जो है वो तेजस्वी के साथ भी नहीं चलेगा, क्योंकि तेजस्वी को तो इनको हटाने के लिए मात्र 10 एमएलए चाहिए, और 10 एमएलए कभी भी जेडीयू से टूट के जा सकते हैं इनके पास, या कहीं और से टूट जा सकते हैं। कभी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी इनको करने के लिए सप्लाई कर दे कि हाँ चलो ये हमारे टेम्परेरी टूट गए, चलो एक बार तो बनो, फिर बाद में देखते हैं, बाद में तुमको भी गिरा देंगे। अब इस चक्कर में चल गया जातीय जनगणना का कार्ड। पहले तो उन्होंने कहा जातीय जनगणना, बाद में कहा कि ये जाति आधारित सर्वे है, लेकिन नाम इसका जो है सभी जगह जातीय जनगणना कर लिया गया। बाकायदा जातियों की लिस्ट बनाई गई। जातियों की लिस्ट बनाने के बाद भी जातियाँ छूट गईं। अब हर जाति को ये लगता है कि साहब कि हमारी जाति जो है वो यदि अलग से होगी तो हमें इसमें लाभ मिलेगा, तो जातियों में बवाल हो गया आपस में। ये देखिए कि ये जो जाति वाला जो कार्ड है ना, ये कई बार जो जातिवाद जो ज़्यादा करता है ना, उसके गले में पड़ जाती है, क्योंकि जो लोग इस ओबीसी वाद का, मंडलवाद का जो भी लाभ उठा रहे हैं, वो वही हैं जो प्रभावशाली जातियों से आते हैं, जैसे यादव हैं। अब यादवों में भी भाई देखिए कहूँ बहुत सारे भेद हैं। यादव में अब आजकल क्या हुआ है कि पहले आप ये देखिए कि यदुवंशी क्षत्रिय हुआ करते थे। अब वो यदुवंशी क्षत्रिय और जो अहीर और ग्वाले, ये सब मिलके अब यादव हो गए। अब इसमें जो है लाभ किसको अधिक मिल रहा है? लाभ यादव जाति जब आ जाती है तो यादवों को ही लाभ मिलता, बाकी किसी को नहीं मिलता। ओबीसी में यदि आप प्रभावशाली जाति डाल दीजिए, आप जाट डाल दीजिए, आप मराठा डाल दीजिए, आप यादव डाल दीजिए,
इस तरह की जब जातियाँ आप डाल देंगे उसमें, या आप वो कलिगा और लिंगायत डाल दीजिए, उनको आप बैकवर्ड डिक्लेयर कर दीजिए। कल को ब्राह्मणों का एक वर्ग आप बैकवर्ड डिक्लेयर कर दीजिए, तो फिर बाकी तो सब साफ हो जाएँगे। उनका तो कोई वजूद बचेगा ही नहीं, फिर आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा। अब ये सब किए बिना भाई साहब चालू हो गए एमबीसी, पहले तो एमबीसी करते रहे, अब कहे कि साहब हम जनगणना कराएँगे और पता नहीं क्या कर देंगे, 100% आरक्षण करवा देंगे। अब 100% आरक्षण करने का मतलब है तो फिर तो संविधान को ताक पे रख दो, मेरे ख्याल से संविधान को तो समाप्ति कर देना चाहिए। और जिस प्रकार से ये जो हमारे नेतागण चल रहे हैं, वो निश्चित रूप से ये संविधान एक दिन समाप्त होगा ही होगा। अब भाई फच्चर किसने मारा? फच्चर मार दिया, सबसे पहले पूछिए तो फच्चर मारा इसमें सुप्रीम कोर्ट ने। क्यों? आप कह रहे होंगे कि भाई स्टे तो हाई कोर्ट ने किया। देखिए, पहले हाई कोर्ट ने स्टे नहीं किया और फिर मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एमआर शाह की बेंच कहती है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि पुनर्विचार करने के ग्राउंड हैं, और वो ग्राउंड क्या है वो भी आपको बताता हूँ। फिर वो वापस आता है हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आए हैं। वो चीफ जस्टिस ने उन्होंने देखा और देख के ये तय पाया कि भाई ये जो कुछ भी सर्वे के नाम पर हो रहा है, ये वास्तव में जनगणना हो रही है, और यह जातीय जनगणना, जिसको ये जातीय सर्वे कह रहे हैं, वो वास्तव में जनगणना ही है। अब यदि ये जनगणना है अर्थात सेंसस है, तब आ जाता है प्रश्न संविधान में दी हुई शक्तियों का। देखिए, संविधान में 3 प्रकार की शक्तियाँ दी हुई हैं। संविधान में कानून कौन बना सकता है, ये शक्तियाँ दी हुई हैं स्पष्ट। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल संसद कानून बना सकती है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केवल राज्य राज्य के जो विधानमंडल हैं, वो कानून बना सकते हैं। विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद दोनों मिला के विधानमंडल होता है, लेकिन कई स्थानों पर विधान परिषद है नहीं, तो वहां फिर वो केवल विधानसभा हो जाती है। और फिर तीसरी सूची जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसमें दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि केंद्र ने उस पर कानून बना दिया, तो फिर राज्य उसमें कोई संशोधन करना चाहे तो केंद्र की अर्थात प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की अनुमति से ही कर सकता है। ये 3 प्रकार की शक्तियों के निरूपण किए हुए हैं, शक्तियों का यह विभाजन है। अब सेंसस अर्थात जनगणना, ये आती है केंद्रीय सूची में। केंद्रीय सूची का 69वां विषय, एंट्री 69, वो है सेंसस। तो सेंसस का मतलब ये हुआ कि उससे संबंधित जो कार्यपालक शक्तियां हैं और उससे संबंधित जो विधायी शक्तियां हैं, वो पूरी तरह से संसद में निहित हैं, और संसद के द्वारा जो कार्यपालिका चलती है, यानी केंद्रीय सरकार, उसमें निहित है। इसमें इसके अतिरिक्त कोई और कानून नहीं बना सकता। सेंसस का जो लेजिस्लेशन है वो पहले से बना हुआ है, वो बनाया भी था अंग्रेजों के समय, और उसके बाद फिर आर्टिकल 372 के अंतर्गत वो भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार ने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो भाई सवाल यह पैदा हुआ कि नीतीश जी को फिर ये शक्ति कहां से आ गई कि उन्होंने जनगणना आरंभ करा दी। नीतीश जी तो जनगणना करा ही नहीं सकते, राज्य तो जनगणना करा ही नहीं सकता। जनगणना कराना है तो वो केंद्र ही कराएगा, केंद्र के निर्देशन में ही होगी। फिर केंद्र जब अपना जो पूरा स्ट्रक्चर बनाता है उसमें राज्य से सहायता लेता है, वो अलग बात है, लेकिन काम तो केंद्र ही कराएगा। केंद्र की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि वो इस प्रकार की विभाजनकारी नीति को उपयोग में लाए। तो भाई
हमारे नीतीश बाबू जो हैं, वो कहते हैं कि साहब कि लौट के बुद्धू घर को आए। नीतीश बाबू का मामला गड़बड़ हो चुका है। नीतीश बाबू को अब सम्राट चौधरी जैसा एक सशक्त विरोधी पक्ष मिला हुआ है और सम्राट चौधरी ने उनके खूब मजाक भी उड़ाई है। बहुत आनंद आ रहा है। अब आप देखिए नीतीश बाबू के बुरे दिन यहीं से होते हैं आरंभ। जय हिंद, वंदे मातरम।